हे गाइस, होप आप सभी अच्छे हों। सो आज जो है वो हम करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रशियन रेवोल्यूशन। सो इसमें हम देखेंगे कि रशिया में किस तरह से जो है रिवॉल्यूशन आया है और जैसे कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पार्ट्स में किया है वैसे ही इसे भी हम कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए देखते हैं। सो सबसे यहाँ पे पहले बात की गई है एज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज यहाँ पे किस तरह से होता है, तो जैसा कि हमने जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि हमें जो है वो आइडिया ऑफ फ्रीडम चाहिए और इक्वलिटी चाहिए। ये दोनों आइडियाज हमारे जो हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे, जिसकी वजह से ये पूरे यूरोप में क्या होने लगे, सर्कुलेट होने लगे। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने बहुत सारी जो है वो ड्रामेटिक चेंज जो है वो सोसाइटी में लेके आया और सोसाइटी को फिर से न्यू तरीके से जो है बनाने की कोशिश की। 8th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से ई स्टेट्स में बटी हुई थी, ऑर्डर्स में बटी हुई थी। यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी बहुत ज्यादा थी, चर्च का रूल यहाँ पे बहुत ज्यादा था और चर्च ही जो था वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था जितना भी उस एरिया का इकोनॉमिक और सोशल पावर है। सडनली उस टाइम पे रिवॉल्यूशन आता है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे घटने लगती हैं। आगे हम इसे जो है कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे कि बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जैसे यूरोप है, एशिया है, उसमें ये आइडिया जो है वो ट्रेंड करने लगता है और यहाँ पर बोला जाता है कि हर कोई इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करता है, अपने सोशल पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो यहाँ पे बात की गई है। यहाँ तक कि इंडिया में भी राजा राम मोहन राय दिरोजाए जो है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लिया जाता है। इसे ही जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर नॉर्मली आपसे बात की गई है कि दो ही चीजें चल रही हैं भाई। कौन कौन सी चीजें चल रही हैं? एक चल रही है फ्रीडम, एक चल रही है इक्वालिटी। कि पहले तो भैया तुम अपनी मर्जी से जो है वो दबंगगिरी करके जो है वो चला रहे हो सिस्टम, और अब ऐसा नहीं होगा भैया। हर किसी को जो है वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने क्या कर सके और सोशल ऑर्डर को कंट्रोल, सोशल पावर को कंट्रोल कर सके। भैया पैसा तो हर किसी को चाहिए। अब यहाँ पे जैसे जैसे कॉलोनीज की डेवलपमेंट होती है तो सोसाइटी का जो आइडिया है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग पड़ता है, चेंज होने लग पड़ता है। और हर कोई यूरोप में क्या करना चाहता है, अब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि नहीं भैया अब तो जागरूकता है, अब तो हम अपने बारे में सोचेंगे। आगे यहाँ पर जो है वो कुछ देखो, हर सोसाइटी में ना बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि भैया चलो धीरे 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 पहाड़ पे चढ़ा जाए, कुछ होता है कि उड़ के पहुंच जाए, कुछ होता है कि ना जी हम तो शॉर्टकट ढूंढ के यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे भी जो है वो बोली गई है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ लोग जो है वो इसे एक्सेप्ट कर रहे थे कि चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए, और कुछ जो है वो रिस्ट्रक्चर चाहते थे सोसाइटी का। वही बंदा बोलेगा ना जो पिसा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये तीन तरह की जो सोसाइटीज बन जाती है, एक है कंजर्वेटिव्स, एक है लिबरल्स, एक है रेडिकल्स। कंजर्वेटिव जो नहीं चाहते हैं कि भैया कुछ भी चेंज हो, जैसे हम चलते हैं वैसे हम चलेंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हो कि घर परिवार में कौन पर्सन चेंज करना नहीं चाहता है। लिबरल्स जो सबको बोलता है कि भैया सबके लिए सब कुछ होना चाहिए, और रेडिकल्स जो थोड़े से उनसे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनका। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस चैप्टर में हम जो है वो पूरी तरह देखेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल चेंज होता है, सोसाइटी 20th सेंचुरी में किस तरह से पूरी तरह बदल जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर कि भैया ये जो तीन ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले लिबरल्स की, कि लिबरल्स जो है वो नेशन चाहते थे जो सारे रिलीजन्स को क्या करे, टॉलरेट करे। लिबर्टी का मतलब यही होता है कि सभी को समान अधिकार। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम पे यूरोप में ना डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। डिस्क्रिप्शन क्यों बहुत ज्यादा था? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो चर्च को फेवर करते थे और वो लोग फोर्स करते थे कि भैया तुम लोगों को जो है वो क्या बनना है, क्रिश्चियन बनना है, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन में जो है वो ये चीजें चल रही थी। लिबरल जो थे वो बोलते थे कि भैया एक ही राजा के पास जो है वो सारी पावर नहीं होनी चाहिए। वो ये बोलते थे कि हर किसी को, इंडिविजुअल को जो है वो अपना राइट जो है वो उसको सेव करना चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। देख लो, सीधी सी बात बोल रहे हैं कि भैया तुम अपने राइट्स के लिए बात करते रहो, पर सरकार को इस चीज से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बोला कि देखो ये एक गवर्नमेंट है, ये आपका पर्सन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो आपकी जनता है यहाँ पे भरी पड़ी, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर दे। नहीं, ये नहीं चाहिए। इसको क्या करना चाहिए कि अगर ये हमारी गवर्नमेंट है और ये हमारी जनता है, तो बीच में एक पर्सन को लेके आओ, जनता उसको बताएगी
कि भैया हमें ये ज़रूरत है, और ये जाके किसको बताएगा? गवर्नमेंट को बताएगा। मतलब एक क्या बन गया आपके पास? दलाल आ गया, एक पोस्टमैन आ गया। उस पोस्टमैन को इन्होंने क्या नाम दे दिया? रिप्रेजेंटेटिव। और बोला कि भैया ये जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इसको जनता ही चुन के भेजेगी कि कौन बंदा है जो पार्लियामेंट में जाके गवर्नमेंट के साथ बात कर सकता है। ठीक है जी। आगे उन्होंने बोला कि जो जुडिशरी है, जो जज वगैरह हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, सरकार से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इनके पास राइट रहेगा कि जो आपका गवर्नमेंट के लॉज़ हैं, उनको कैसे इंटरप्ट किया जाए। इसलिए वो जो है वो डेमोक्रेट्स नहीं है, इनके ऊपर सारी जो है वो जिम्मेवारी है। लेकिन लिबरल्स में क्या है कि भैया हम सब कुछ मान लेंगे, लेकिन हमारे जो है वो बीच में क्या डाल दो? एक रिप्रेजेंटेटिव डाल दो, और सीधे सरकार के पास जाएगा। और जो जुडिशरी है वो क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन ये एडल्ट फ्रेंचाइजेस के ऊपर बात नहीं करते थे, मतलब कि जो 18 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं ना वो वोट करेंगे, ऐसा नहीं है मान रहे थे। जबकि ये बोल रहे थे कि सिटीजन को वोट करने का हक है। लेकिन भैया इनकी प्रॉब्लम ये थी कि भैया जो वुमेन सेक्शन है वो इसमें वोट नहीं करेगा। अब ये ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि जो रेडिकल्स हैं वो नेशन चाहते थे, ठीक है, जो पॉपुलर कंट्री की पॉपुलेशन पे बेस्ड होना चाहिए था, इसलिए इन्होंने सफरगेट मूवमेंट को सपोर्ट किया। आपने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में कि वुमेन्स ने अपने राइट के लिए यहाँ पे बात की थी। लिबरल्स की तरह नहीं थे कि ये जो है वो जितने भी लैंड लॉर्ड्स थे, वेल्दी फैक्ट्रीज थे, उनके ऑनर्स को बोला कि भैया तुम्हारे विशेषाधिकार छीन लेने हमने, ये नहीं हम करेंगे। लेकिन ये बोलते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ये चीज गलत है, और कुछ ही लोगों के पास ये चीज है तो वो चीज गलत है। मतलब कुल मिला के ये है कि भैया आप लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी आपको सबको सब कुछ बांटना पड़ेगा। ये वुमेन्स को भी सपोर्ट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये वुमेन्स को जैसे इन्होंने सपोर्ट किया तो वो इनके लिए जो है वो बेनिफिट हो गया। आगे चलते हैं कंजर्वेटिव्स के लिए। ये तो भैया बोलते थे कि तुम सारे के सारे बेवकूफ हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है वो इनका जो है वो दिमाग थोड़ा सा खुला, जिसमें इन्होंने बोला कि चलो चेंज करो। लेकिन ये बोलते थे कि एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए भैया। 19th सेंचुरी तक आते आते इन्होंने कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट किया और विश्वास किया कि हमें जो है हमारे पास्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो हमारा चेंज हो रहा है ना वो स्लो प्रोसेस होना चाहिए। हाँ, हम ये बात तो है इनकी कि चीजें जैसे स्लो चलती हैं तो वो लोगों को भी आसानी से समझ आ जाती है। अगर चीजें एकदम से करेंगे आप ना, तो वो सामने वाला जितने भी जनता है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, वो उसको संभाल ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में बहुत सारी चीजें घटनाएं घटित होती हैं, सोशल चेंजेस को लेके क्लैश होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस आते हैं, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को फॉलो करते हैं, और किस तरह से ये न्यू कंट्री डेवलप करते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे बोला गया है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज। देखो, उस टाइम पीरियड पे जो यूरोप था ना उसमें भर के जो है वो इंडस्ट्रीज थी, जिसमें रेलवेज भी इन्होंने एक्सपैंड की, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी बहुत सारे लेके आए ये, और बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइज भी इन्होंने सिस्टम को किया, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे आता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब बदलाव होगा तो फास्ट चीजें होंगी, तो काम करने के लिए आपको मैन भी चाहिए, वुमेन भी चाहिए, चिल्ड्रन भी चाहिए, वर्क आवर्स आपको लंबे करने पड़ेंगे। पर दिक्कत ये थी कि वर्क आवर्स बेशक इनके लंबे थे, लेकिन इनकी जो तनख्वाहें थी वो क्या थी? कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा होगी भैया, जिस काम तुम भर के ले रहे हो, पैसे तुम चिल्लर भर दे रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे बोला है कि जिसकी वजह से जो है वो टाइम की डिमांड वहां पे ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, तो इंडस्ट्रियल गुड की उस टाइम पे उतनी डिमांड नहीं थी, इसीलिए ये लोग जो है वो लॉन्ग रन पे जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन पैसे इनको नहीं मिल रहे थे। अब यहाँ पर हाउसिंग और सैनिटेशन का बहुत ज्यादा दिक्कत था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो टाउन्स जो है उसमें बहुत सारा गंद जो है वो देखने को मिलेगा। लिबरल और रेडिकल जो है वो इस चीज का सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो सफ्रगेट मूवमेंट जो है बताया भी गया है, मूवमेंट टू गिव वुमेन राइट टू वोट। और सबसे बड़ी बात ये है कि सफ्रगेट जहाँ पे नाम आ गया वहां पे समझ लो कि वोट की यहाँ पे बात की गई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो लोग किस तरह से बैठे हुए हैं लंदन में मिड 19 में, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी है। बताया गया है कि लंदन लेबर और लेबर पूरर 1861
में जो है वो यहाँ से लिया गया है ये डाटा। आगे यहाँ पे जो है वो बात की गई है कि इंडस्ट्री में जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में जो है वो बात की गई है। लिबरल और रेडिकल्स पहले ही बोलते थे कि भैया प्रॉपर्टी जो है वो एक ही ओनर के पास या एक ही एम्प्लॉयर के पास नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो है वो सबके पास होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि वेल्थ को जो है वो ट्रेड करो और इंडस्ट्रियल वेंचर्स को बढ़ाओ। इससे जो है वो जितने भी कम आपने एफर्ट्स किए वो एनकरेज करेंगे, ये बढ़ावा देंगे उसको। किस चीज के लिए? बेनिफिट के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री का काम ही क्या है? पैसा कमाना, और पैसा कमाने से उससे क्या होगा? उस कंट्री की क्या होगी? ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी भैया? उसकी इकोनॉमी सेटल हो जाएगी। इकोनॉमी कैसे सेटल होगी? जब लोगों को काम मिलेगा। ठीक है। अब आगे यहाँ पे हेल्थ के बारे में बात की। सिटीजन को बोला इनको एजुकेट करो, इनको एजुकेशन नहीं होगी तो ये क्या बेनिफिट करेंगे भैया हमें? पुरानी ऑटोक्रेसी को जो है, जो उन्होंने बता रखा हुआ है कि भैया जन्म से ही आपको, बर्थ से ही जो है वो राइट है, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा चीज नहीं है। आपको हर जगह पे काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एफर्ट्स भी देखने पड़ेंगे, लेबर और एंटरप्राइजेस को भी काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। इन्होंने बोला कि फ्रीडम होनी चाहिए हर इंडिविजुअल को, चाहे वो गरीब है, वो लेबर है, कोई भी है। ठीक है। आगे बोला है कि ये जो है वो किसी भी कैपिटल को रिस्ट्रेन मतलब जमा करके नहीं रख सकते हैं। आगे इन्होंने बिलीव किया कि सोसाइटी को धीरे धीरे क्या करो? डेवलप करो। बहुत सारे आदमी और वुमेन्स जो है ये चीजों को चाहते थे और बोलते थे कि हमें जो है, जो लिबरल और रेडिकल जो ग्रुप्स हैं, इन जैसे ये बता रहे हैं वैसा वैसा करो। मतलब कुल मिला के इनका ये था, ये आपके रेडिकल्स हैं, ये आपके लिबरल्स हैं, ये दोनों ही किसको बोल रहे थे कि चेंज करो? तो ये क्या बोल रहे थे कि सोसाइटी में जो है वो बदलाव बहुत जरूरी है। सोसाइटी में बदलाव के लिए आपका जितना भी लो, एक बंदे ने, जैसे हमारे यहाँ पे था ना इंडिया में, कि एक जो है वो जमींदार होता था, उसने सारी जमीन ले रखी है और बाकी सबको लेबरर बना रखा हुआ है। ठीक है। तो वैसा सिस्टम जो है वो हमें नहीं चाहिए, और इसी के अगेंस्ट यहाँ पे सारा तामझाम ये चल रहा था। तो यहाँ पर आगे इन्होंने बोला है कि 1815 में क्या होता है कि जो लिबरल और रेडिकल्स हैं ये रिवोल्यूशन चाहते हैं, और इन्होंने क्या किया कि काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। जबकि फ्रांस, इटली और जर्मनी और रशिया ये रिवोल्यूशनर्स बन गई, और इन्होंने जो है वो मोनार्क की एग्जिस्टेंस को जो है वो खत्म कर दिया। मतलब राजा का बेटा राजा हम नहीं मानेंगे भैया, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाने हैं। नेशनलिस्ट जो है वो बात करते हैं नेशन को बनाने के लिए जिसमें सारे सिटीजन्स क्या होने चाहिए? वेयर ऑल सिटीजन्स वर हैव इक्वल राइट्स। क्या होने चाहिए उनके पास? इक्वल राइट्स। ओके बच्चा पार्टी। तो मेनली यहाँ पे बात ही किस चीज के लिए हो रही है? इक्वल राइट्स के लिए। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रेंच में जो घटना हुई वो हुआ। रशियन रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो रशिया में घटनाएं घटेंगी वो होगा। अब रशियन रेवोल्यूशन आया तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया पे भी इसका इफेक्ट पड़ा ही होगा। आगे यहाँ पे मजीनी साहब आते हैं, ये एक इटालियन नेशनलिस्ट हैं, और इन्होंने जितने भी इटली के अचीवमेंट्स है वो सारी बताई, जिसमें इन्होंने इंडिया के बारे में भी लिखा है। आगे बोला है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में क्या क्या होता है? आगे यहाँ पे बोला गया है कि एक मोस्ट फार रीचिंग विजन था कि हाउ सोसाइटी भी स्ट्रक्चर कैसे की जाए। मिड 19 में यूरोप में सोशलिज्म आता है और वो पूरी तरह से पूरे जहान में जो है फैल जाता है। सोशलिस्ट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो जाते हैं कि भैया हर किसी को जमींदार बनने का कोशिश नहीं ना करो, तुम जो है वो इसको बांटो और सोशल जो है वो उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचो। ठीक है। और पर्सनल गेन के बारे में तो तुम सोचना भी मत, क्योंकि अभी कंट्रीज बहुत गरीब हैं। आगे यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी जो है अगर प्रोडक्टिव है तो उसके ऊपर काम किया जाए। आगे यहाँ पे प्रोडक्टिव का क्या मतलब है कि अगर उस प्रॉपर्टी से आपको पैसा आ रहा है ना तो उसके रख रखाव के बारे में सोचा जाए। अगर सोसाइटी जो है वो सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल कर रही है प्रॉपर्टी को, तो वहां पर उसे जो है ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के लिए। मतलब कुल मिला के सोशलिस्ट का ये है कि भैया सभी का कल्याण जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबका सम्मान, सबका कल्याण, यहाँ पर जो है वो ये वाली योजना मुझे याद आ रही है, तो वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे बोला है कि कब तक ऑपरेट कर रहा है भैया, तो यहाँ पे सोशलिस्ट जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट विजन रहे हैं फ्यूचर को लेके। इन्होंने जो है वो आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स का जो है वो स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर एक नए पर्सन आते हैं रॉबर्ट ओवन। 1771 से लेके 1858 में ये इंग्लिश जो है वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और ये बोलते हैं कि हम कॉपरेटिव कम्युनिटी बनाएंगे, जिसका नाम इन्होंने रखा न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। तो ये रॉबर्ट ओवन ने अपनी ही यहाँ पे आके जो है वो चलाना स्टार्ट कर दी कि भैया हाँ मैं सारी इन चीजों को मानूंगा, तो चलो एक कॉपरेटिव कम्युनिटी बनाते हैं, जिसका नाम ये रख दिया इन्होंने। ठीक है।
जो सोशलिस्ट है वो सोचने लगे जो कॉपरेटिव्स है वो जो है वो बिल्ड करेंगे तो वाइल्ड स्केल पे, तो इंडिविजुअल भी अपने लिए क्या करेगा, इनिशिएटिव लेगा। वो डिमांड करेगा गवर्नमेंट से कि एनकरेज करे कॉपरेटिव्स को, जितने भी कॉपरेटिव्स हैं उनको एनकरेज करे। फ्रांस में क्या हो रहा था, लुइस ब्लाक आते हैं, वो गवर्नमेंट को भी एनकरेज करते हैं कि भैया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है वो करो, जैसे हमारे डिपो आते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो मतलब दोनों साइड पे कॉपरेशन कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के साथ भी कॉपरेशन कर रहे हैं और जनता के साथ भी कर रहे हैं। तो वो कैपिटल जो एंटरप्राइजेस है, मतलब जो अपने लिए ही पैसा कमा रही हैं, उन कॉपरेटिव्स को, उन सोसाइटीज को वो क्या कर देंगे, खत्म कर देगी। लेकिन ऐसे कॉपरेटिव लेके आएंगे जो सबके भले का काम करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉपरेटिव्स है वो एसोसिएशन होगी किसकी, लोगों की, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेल्दी पीपल ही जाएगा, जो प्रोड्यूस करेगी एक साथ, ठीक है, डिवाइड करेगी प्रॉफिट को, और मेंबर्स के बीच में जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा बांटा जाएगा। तो मतलब देखो उनकी स्कीम कितनी सही है। बात करते हैं यहाँ पे कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिक ईगल की। इन्होंने भी जो है वो आइडिया लेके आए बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स करके। मैक्स जो है वो बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, बहुत पैसा है उसमें, और जो कैपिटलिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो फैक्ट्रीज में लगाया है, प्रॉफिट भी हो रहा है उनको। लेकिन प्रॉफिट जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वर्कर कर रहा है, ठीक है। मतलब एक राजा है, उसने बहुत सारे यहाँ पे जो हैं वो वर्कर्स लगा रखे हुए हैं, समझ आई। लेकिन उस वर्कर्स को क्या कर रहा है, ये वर्कर्स के थ्रू जो है वो इस बंदे को पैसा आ रहा है, पर भैया इसने जो इनकी कंडीशन कर रखी है ना वो कुत्तों से भी बुरी है। उनकी कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इंप्रूव करना पड़ेगा, उनको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। इस चीज पे जो है वो कार्ल मार्क्स फोकस करते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स पूरी तरह से जो वर्कर्स के क्या थे, फेवर में थे। वर्कर्स जो है वो ओवरथ्रो करते हैं कैपिटलिज्म को, रूल करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर। ऐसा जो है वो उसने बोला कि भैया उनको भी दो कि वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सके। मैक्स बिलीव कर रहे थे कि वो खुद को जो है वो फ्री कर सके एक्सप्लॉइटेशन से। मैक्स ने यही बोला कि भैया जो वर्कर्स है इनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और एक रेडिकल सोसाइटी बनाओ जिसमें जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सोशल कंट्रोल में जाए। ऐसा नहीं है कि बस तुमने एक को फेवर कर दिया फिर उसी का ही चल पड़ा वहां पे बोल वाला, ऐसा नहीं करना है, जबकि सबको बराबर लेके चलना है। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। और ये कैसी सोसाइटी बना दी इन्होंने, कम्युनिस्ट सोसाइटी। मतलब कुल मिला के जो लोअर पे बंदा काम कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है, उस बंदे का भैया खास ख्याल रखो। और ये कन्वेंस थे, इसीलिए वहां पे क्या होने लग पड़ा, कैपिटलिस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लग पड़ा। जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी वो नेचुरल सोसाइटी होगी नेक्स्ट, अगले फ्यूचर में जाके। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक ईगल कौन सी सोसाइटी लेके आए ये मुझे बताना, ठीक है। और आपने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लाक ने किस तरह की सोसाइटी को जो है वो सपोर्ट किया, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म के बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखो जो इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स थे ना, इन्होंने एसोसिएशन बना के अपने जीवन सुधार के लिए, अपनी वर्क कंडीशन सही बनाने के लिए जो है वो काम किया। और जबकि आज भी इंडिया में ये चीजें चल रही हैं, इन्होंने फंड किए कि अदर मेंबर्स की ये जो है वो हेल्प कर सके जब उनको जरूरत पड़े। इन्होंने राइट टू वोट भी मांगा। जर्मनी में एसोसिएशन बनाई गई जिसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बोला गया, और इसने जो है पार्लियामेंट में जाके भैया धूम भी मचाई और वहां पे सीट्स भी ले ली। 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन भी बनी जिसे जो है वो लेबर पार्टी बोला गया। ये जो है वो ब्रिटेन में बनी, और एक सोशल पार्टी कहाँ बनी, आपके फ्रांस में बनी। तो ये तीन अलग अलग जगह पे बनी है, देख लो, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। जर्मनी में बनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। आगे यहाँ पे जो है वो ब्रिटेन में बनी लिबरल पार्टी और फ्रांस में बनी सोशलिस्ट पार्टी। 1914 में जो सोशलिस्ट थे वो सक्सीड नहीं कर पाए थे यूरोप में, इसलिए इन्होंने जो है वो पार्लियामेंट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया स्ट्रॉन्ग तरीके से कि भैया ये भी होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि जो आपकी लेजिस्लेशन है उसको दोबारा से रीशेप की जाए, ठीक है जी। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूसली कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स ही यहाँ पे चला रहे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखो देखो किस तरह से जो है वो मार धाड़ वाला यहाँ पे सीन हो रखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो पेंटिंग जो है बनाई गई है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से पेरिस में क्या क्या चीजें हुई उस टाइम पे। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर। सो गाइस यहाँ तक जो था ये चैप्टर था, होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आया हो। इसकी नेक्स्ट सीरीज जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी।